नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे आज विशाखापट्टनम में नेवी को पनडुब्बी रोधी प्रणाली से लैस युद्धपोत INS काबारत्ती सौंपेंगे। नौसेना अधिकारियों ने बताया कि INS काबारत्ती में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली लगी हुई है। इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं जो पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका पीछा करने में सक्षम है। थल सेना प्रमुख एम नरवणे ने कहा कि CDS की नियुक्ति के बाद अगला अहम कदम थिएटर कमान स्थापित करने का होगा, जिससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। नरवणे ने कहा कि थिएटर कमान स्थापित करने की प्रक्रिया सुविचारित होगी और इसका परिणाम मिलने में कुछ वर्ष लगेंगे। भारत ने आज वारहेड के साथ नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अंतिम चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग में रेंज में किया गया। नाग को DRDO ने विकसित किया है। भारत का रक्षा अनुसंधान विकास संगठन एक नई एयर लॉन्च मिसाइल विकसित कर रहा है, जो 10 किलोमीटर से अधिक की स्टैंड ऑफ दूरी से दुश्मन के टैंक को मार गिराने में सक्षम होगी। इसका आने वाले महीनों में परीक्षण किया जाएगा। मोदी का आज विशेष स्वेच्छा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पश्चिम बंगाल के प्रत्येक बूथ पर किया जाएगा। भाजपा ने राज्य की सभी 294 सीटों पर कार्यक्रम के प्रसारण की व्यापक तैयारियां की हैं। पीएम मोदी दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत कर लोगों को शुभेच्छा संदेश देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर देश के दिग्गज नेता और पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसी क्रम में CM योगी से लेकर नितिन गडकरी तक तमाम नेताओं ने उन्हें ट्विटर के जरिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र का लोकार्पण सीतारमण ने किया। घोषणा पत्र को 5 सूत्र 1 लक्ष्य और 11 संकल्प आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप नाम दिया गया है। इस दौरान भाजपा है तो भरोसा है का नारा दिया गया। केरल कैबिनेट ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री P विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ये निर्णय लिया है। आरक्षण को केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों में लागू किया जाएगा। राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। पूनिया ने कहा कि कल्याणकारी कृषि सुधार कानून को लेकर प्रधानमंत्री किसानों को आश्वस्त कर चुके हैं कि MSP जारी रहेगी। कोरोना की वजह से कर्ज में आई दिक्कतों पर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ग्राहकों के 6 माह के ब्याज पर ब्याज का वहन सरकार करेगी। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति ने इस दौरान बैंकों को मासिक किस्त के ब्याज पर ब्याज चुकाने का फैसला किया है। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन योजना प्राथमिक रिपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास पहुंच गई है। इसमें बताया गया है कि बुलेट ट्रेन नोएडा एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर दौड़ेगी। ट्रेन दिल्ली से चलकर नोएडा 21 मिनट में पहुंच जाएगी। कृषि कानून को लेकर दिल्ली के CM केजरीवाल और पंजाब के CM अमरिंदर सिंह आपस में भिड़ गए हैं। एक और जहां आप प्रमुख ने पंजाब विधानसभा में पारित कानूनों की वैधता पर सवाल उठाया, वहीं दूसरी तरफ सिंह ने विपक्ष को दोहरा मानदंड रखने वाला बताया। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले भाजपा के स्टार प्रचारक शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी, सुशील मोदी और मंगल पांडे क्वारंटीन हो गए हैं। हालांकि अभी तक केवल शाहनवाज हुसैन के कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और खराब श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में AQI 268 रहा, जो एक दिन पहले 233 था। सफर के मुताबिक राजधानी में PM 2.5 के स्तर पर पराली जलाने का योगदान 15% का रहा है। टुंडा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए CM योगी बीरी सिंह महाविद्यालय के मैदान पर आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन की तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। CM योगी के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 70 लाख के पार पहुंच गया। इनमें से अब तक 1,16,616 मरीजों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 55,839 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं और 702 लोगों ने जान गंवाई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 4 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुका है। इसमें से अभी तक 11,35,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं यूरोपीय देशों में संक्रमण का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। स्पेन में ये 10 लाख से ज्यादा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने टीका बनाने में अनुसंधान और विनिर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे कि कोरोना का टीका हर व्यक्ति तक पहुंच सके। चीन से तनाव के बीच सरकार कारगिल और पदम के बीच नया 2 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की तैयारी में है। इस नए राजमार्ग के बनने से सीधे मनाली से सड़क संपर्क हो जाएगा। बता दें कि सरकार लेह लद्दाख तक पहुंचने के वैकल्पिक राजमार्ग का निर्माण पहले ही शुरू कर चुकी है। यूपी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खोलने का फैसला नवंबर में लिया जाएगा। यूपी के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि स्कूलों में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना के केस तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। RJD के राज्य में जंगल राज बयान पर तेजस्वी यादव ने CM नीतीश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लोग डबल इंजन सरकार से नाराज हैं। CM नीतीश कुमार ने कोई भी काम नहीं कराया। उन्होंने बिहार में कारखाना तक नहीं लगवाया। पाकिस्तान सेना और ISI भारत में एक बार फिर बड़े फिदायिन हमला कराने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बालाकोट में एक बार फिर से जैश के कैंपों को भारी संख्या में सक्रिय कर दिया गया है। फिदायिन हमलों को फिर ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य बराक ओबामा ने कोरोना को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर जोरदार हमला बोला है। ओबामा ने कहा कि जो व्यक्ति खुद को बचाने के लिए बेबुनियादी कदम नहीं उठा सकता है, वो अचानक से हम सबको कैसे बचा लेगा।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बंगाल में शनिवार तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में ओडिशा में भी भारी बारिश हो सकती है। भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए की एक और सहयोगी पार्टी जीजेएम ने रिश्ता तोड़ लिया है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरंग ने एनडीए छोड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र पहाड़ी क्षेत्र के लिए स्थायी राजनीति समाधान तलाशने में नाकाम रही है। बिहार के मोतिहारी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस का रुख पाकिस्तान की मदद कर रहा है। नड्डा ने कहा कि दुनिया पीएम मोदी की तारीफ कर रही है और हमारे यहाँ राहुल गांधी पाकिस्तान की ढपली बजा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को मंजूरी दे दी है। विशेष सत्र 27 और 28 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। इस सत्र में राज्य सरकार केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विधेयक पेश कर सकती है। इस सत्र में कुल 2 बैठकें होंगी। इस सत्र में शासकीय कार्य भी निपटाए जाएंगे। कर्नाटक भाजपा ने नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को खारिज कर दिया है। पार्टी ने कहा कि अगले चुनाव में भी सीएम का चेहरा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा होंगे। साथ ही पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी का ये बयान ऐसे समय आया है जब बासनगौड़ा बगावती हो चुके हैं। प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने आयात नियमों में ढील दी है। देश भर में बढ़ते प्याज के दामों को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। ये ढील 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। इस कदम से प्याज की कीमतों पर अंकुश लगेगा। बिहार चुनाव में वोटरों को रिझाने के लिए पार्टियां गीतों का सहारा ले रही हैं। ऐसे में भाजपा ने मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। पार्टी ने अपने नए चुनावी गीत के तौर पर सुनो ओ बिहार के भैया दीदी चाची सब रहे भैया पेश किया है। निर्वाचन आयोग ने आइटम टिप्पणी के लिए कमलनाथ को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि उनकी टिप्पणी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया कि नोटिस मिलने के 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। कमलनाथ के लिए आज सफाई पेश करने का आखिरी मौका है। 2 नवंबर से जेएनयू चरणबद्ध तरीके से फिर से खोला जाएगा। पहले चरण में शोधकर्ताओं और पीएचडी के छात्रों को विश्वविद्यालय आने की अनुमति मिलेगी, जिससे छात्र प्रयोगशाला जाकर अपनी थीसिस पूरी कर सकें। बता दें कि जेएनयू कोरोना महामारी के कारण मार्च से बंद है। उद्धव सरकार ने सीबीआई जांचों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र सरकार से इजाजत लिए बिना जांच एजेंसी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जांच एजेंसी को राज्य में प्रवेश करने की आम सहमति को वापस ले लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर में इस्पात संयंत्र खोलने को सहमति दे दी है। बघेल ने कहा कि इससे राज्य में विकास की गति तेज पकड़ेगी, साथ ही बेरोजगार हुए स्थानीय युवाओं को राहत मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राज्य में नए सुधार लाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि परिवर्तन न होने से बहुपक्षपात गंभीर खतरे में है। जयशंकर ने कहा कि 5 स्थायी महाशक्तियों में विस्तार किया जाना चाहिए। अगर इसका विस्तार नहीं किया गया तो संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। राजस्थान सरकार मीना और मीणा के विवाद को खत्म करने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। गहलोत सरकार केंद्र से आग्रह करेगी कि मीना और मीणा को एक ही माना जाए। दोनों जातियों को अनुसूचित जनजाति मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने आयात को लेकर सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा आयात करने से भारत की आत्मनिर्भर पहल को झटका लगेगा। राजन ने कहा कि आयात पर टैक्स लगाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए देश में उत्पादन बढ़ाना होगा। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि टोंक विधानसभा क्षेत्र के किसानों को बीसलपुर बांध से पानी उपलब्ध कराया जाए। पायलट ने कहा है कि इस साल टोंक जिले में औसत से कम वर्षा हुई है। ऐसे में सरकार किसानों को राहत दे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मेहसाणा में एक प्रौद्योगिकी पार्क का शिलान्यास किया। इस पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एबीएजी Q3 टेक पार्क आधुनिक सुविधाओं वाला पार्क होगा, जिसमें LED टेलीविजन और एयर कंडीशनर्स का निर्माण किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत आर्थिक पुनरुत्थान के दरवाजे पर खड़ा है। सरकार और केंद्रीय बैंक को उदार और अनुकूल नीति से निवेशकों के लिए देश में बड़ा माहौल तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निवेशकों के लिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। राहुल गांधी ने अनाज का सही वितरण न होने की शिकायतों को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। इसके बावजूद सरकार की लापरवाही से लोग भूख से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत मोदी द्वारा निर्मित त्रासदियों की मार लगातार झेल रहा है। भाजपा छोड़ने के बाद जगन्नाथ खड़से ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया है। फर्जी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मुझे मंत्री पद से हटा दिया। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने उनके राजनीतिक करियर और जीवन को नष्ट करने की कोशिश की। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गए। अब तक के 1411 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। तीसरे चरण में 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। इसी चरण में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए भी मतदान होगा। यहाँ कुल 7 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि गठबंधन की राजनीति आसान नहीं होती है। इसे ठीक से चलाना एक कठिन काम है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव दोनों दल एक साथ लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां से भाजपा की जीत पक्की है।
सरकार ने एमएसपी पर 1 करोड़ 7 लाख टन धान खरीदा है। इस धान की कीमत 20,180 करोड़ रुपए है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि धान की खरीद ने अब अच्छी गति पकड़ ली है। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार किसानों को लेकर गंभीर है। ये खरीद पिछले साल के मुकाबले 26% अधिक है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्र की प्राथमिकताओं से बिहार सबसे ऊपर है। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि बिहार में फिर नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्य की जनता विकास के प्रतीक एनडीए को फिर से चुनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत की है। उन्होंने जैविक खेती को उत्तराखंड की विशेषता बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने और वैल्यू एडिशन एवं ब्रांड की आवश्यकता है, जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 85 रन बनाकर जीत हासिल की। बेंगलुरु के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले 3 ओवर में 2 मेडन ओवर फेंके। वो एक मैच में 2 मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। इस मैच में उन्होंने 4 ओवर्स में 8 रन देकर 3 विकेट लिए। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच करो या मरो का मुकाबला होगा। सनराइजर्स के 9 मैचों में सिर्फ 6 अंक हैं। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बड़ी जीत के बाद रॉयल्स की टीम उनसे 1 स्थान आगे है और उसके 8 अंक हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।